जीडीपी, महंगाई और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना के लिए केंद्र सरकार बेस ईयर में बदलाव कर सकती है। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की सटीक गणना के लिए ये बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था में वित्त वर्ष 2022-23 को बेस ईयर माना जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नए बेस ईयर को लागू किए जाने का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। सर, ये फॉर्मूला क्यों बदल रहे हैं? पहले भी तो एक बार बदला गया था। हाँ, ये बदलाव आवश्यक हो जाता है। 2012 क्या था, अब आज इस समय जो जीडीपी के आंकड़े आपके पास आते हैं, जो राष्ट्रीय इनकम के, नेशनल इनकम के आंकड़े आते हैं, भारत में कितना उत्पादन हुआ उसके वैल्यूएशन के आंकड़े आते हैं, तो ये 2012 के मूल्यों पर तय किए जाते हैं। आमतौर पर एक दशक में अर्थव्यवस्थाओं के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव होता है, तो इसके तहत ये सांख्यिकीय प्रक्रिया है कि बेस ईयर को बदला जाता है। तो अब संभावना इस बात की है कि 2012 के बजाय 2023-24 के मूल्यों को आधार बनाया जाएगा। जीडीपी मूल्य है, वैल्यूएशन है, तो एक किसी खास वर्ष के मूल्य को आधार बनाकर फिर जीडीपी का प्रोजेक्शन किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए हैं पिछले एक दशक साल में, उन्हें वापस कैप्चर किया जा सकता है। 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स नहीं थे। 2012 की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स बहुत सीमित था, क्विक कॉमर्स तो नहीं ही था। 2012 की अर्थव्यवस्था में एनबीएफसीज इतनी बड़ा सेक्टर नहीं था। 2012 की अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन की परिस्थिति दूसरी थी, लोगों के खपत के तौर तरीके दूसरे थे, कारें दूसरे तरह से बिकती थी। ये सारा जो नया पैटर्न पिछले 10 साल में बना है, इसे कैप्चर करने के लिए, इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसे दिखाने के लिए नए बेस ईयर की तैयारी की जा रही है। और इस बेस ईयर के बाद भारतीय जीडीपी की तस्वीर हमें बदली दिखाई देगी। कितनी बदली दिखाई देगी यह भी बताना मुश्किल है, क्योंकि सरकार अभी 2023-24 को लाने पर विचार कर रही है। इस पर एक पूरी रिसर्च होती है, नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय मिलकर एक सिस्टम तय करता है, फिर वेटेजेस बदले जाते हैं। तो जब हमारे पास जीडीपी का आंकड़ा नए आधार पर आएगा तो हम समझ पाएंगे कि जीडीपी की व्यवस्था में या जीडीपी के ढांचे में क्या बदलाव हुआ। लेकिन ये शिफ्ट बड़ा होगा। अगर 2012 की तुलना में 2023-24 को आधार बनाकर जीडीपी तय किया जाता है, तो जीडीपी के स्वरूप में, उसके ढांचे में हमें बड़े बदलाव दिखेंगे। जी। इधर खाद्य महंगाई के बाद अब कोर महंगाई के भी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कोर महंगाई में बढ़ोतरी की संभावना से ब्याज दरों में कटौती दिसंबर तिमाही तक टल सकती है। उनका यह भी कहना है कि कच्चा तेल, मेटल समेत कई कमोडिटीज़ के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिससे आगे चल करके कोर महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, कोर महंगाई को भी लेकर के टेंशन बढ़ गई। ये दूसरी चुनौती आ गई। देखिए, रिजर्व बैंक के लिए, रिजर्व बैंक अभी तक केवल खाद्य महंगाई को ही बिसूर रहा था, उसी को रो रहा था कि इतनी जिद्दी फूड इन्फ्लेशन है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई। अब कोर इन्फ्लेशन, जिसने करीब 6 महीने से रिजर्व बैंक को राहत दे रखी थी, 5% से नीचे बनी हुई थी, उसने वापसी के संकेत देने शुरू कर दिए। संकेत आए अभी हाल के WPI से जो थोक मूल्य सूचकांक का आंकड़ा अभी आया, जिसको हमने आपको बताया था, उसमें ये संकेत मिला है कि इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई। अब इसके भीतर जाते हैं और पीछे जाकर समझते हैं, तो दिखाई देता है हमें कि सर्विसेज की इन्फ्लेशन और गुड्स की इन्फ्लेशन इसके भीतर 3% और 3.2% और 2.8% पर बनी हुई है। यानी सर्विसेज और सामानों की महंगाई अब बढ़ी हुई है। इस बार का इकोनॉमिकम आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने आपको विस्तार से उसमें बताया है कि खाद्य महंगाई किस तरह से जिद्दी हो गई, और वहीं उसमें हमने आपको बताया है कि खाद्य महंगाई का असर अब कोर इन्फ्लेशन पर भी दिखने लगा है। तो कोर इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी के बाद खासतौर से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी जो हमें आने वाले समय में होती दिखाई दे रही है, इसके संकेत हम आपको बराबर देते रहें, क्योंकि कंपनियों की सेल्स गिरी हुई है, तो उन्हें अपने मार्जिन्स को रिकवर करने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। खाद्य उत्पादों की महंगाई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जिन्स कमोडिटीज़ महंगे हैं, तो प्रोसेस्ड फूड और बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही। ऐसी स्थिति में अब रिजर्व बैंक के पास दोनों महंगाई के दोनों हिस्सों में बढ़ोतरी दिखाई देने लगी, यानी दोनों तरफ आग जलने लगी है। एक तरफ तो कम से कम कोर इन्फ्लेशन ठंडी थी, तो ये माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक को थोड़ी राहत मिलेगी, जिसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि अभी फिलहाल सितंबर क्या अक्टूबर तक भी, खरीफ की फसल आने के बाद तक भी भारत में ब्याज दरों में कमी होने की किसी तरीके की गुंजाइश नहीं। और कोर इन्फ्लेशन एकदम अचानक बढ़कर सामने आ गई, बड़ी ज़्यादा बढ़ गई, खाद्य महंगाई तो बढ़ी हुई है, तो फिर रिजर्व बैंक को और भी ज़्यादा लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है ब्याज दरों को कम करने के लिए। तो फिलहाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो है ब्याज दरें सस्ती होंगी, तो इसको जो है टाल ही दीजिए अभी। और ये इसलिए इसका संकेत यही वजह है कि आप एसबीआई ने अपने यहाँ डिपॉजिट्स पर ब्याज दर बढ़ाई है, क्योंकि एसबीआई और बैंकों को समझ में आ रहा है कि कर्ज तो सस्ता होने से रहा, इस चक्कर में उनके डिपॉजिट्स भी लूज हो रहे हैं। तो अब आने वाले समय में आपको कुछ और बैंक्स भी दिखाई देंगे, जो बड़े बैंक, छोटे बैंकों ने तो बढ़ा दिया, कुछ और बैंक भी दिखाई देंगे जो अपने डिपॉजिट्स की रेट पर में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश फिलहाल अभी नहीं है।